हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रौनक राव साइंस क्लासेज में। मैं हूं रौनक। आज आपकी हेडिंग है मिश्रित लवण। आज आपको हम मिश्रित लवण के बारे में बताएंगे। बताने से पहले आपको एक बात याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और भैया, अगर आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे, यानी कि अपने दिमाग को, अपने विचार को इस टॉपिक पर कंसंट्रेट करेंगे, तो आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप परीक्षा में बहुत आराम से ही इसको लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं मिश्रित लवण के बारे में। हमने आपको इससे पहले बता दिया है कि लवण का वर्गीकरण के बारे में बताया है, 3 ठो आपको बता दिया है। अब आपका चौथा आज है मिश्रित लवण, जो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आपको बताते हैं मिश्रित लवण के बारे में। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि वह लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार का धन आयन या ऋण आयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। क्या कह रहा है? वह लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार का धन आयन या ऋण आयन होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसी को हम कहते हैं भैया मिश्रित लवण। किसे? कि वह लवण जिसमें एक से अधिक धन आयन, एक से अधिक प्रकार का धन आयन या ऋण आयन होता है, उसे मिश्रित लवण कहते हैं। यानी कि जो आपका मिश्रित लवण होगा उसमें एक से अधिक प्रकार का क्या होगा भैया? एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित लवण कहेंगे। जैसे NaKSO4। NaKSO4 आपकी ये जो क्रिया है, आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। अगर आपको दोनों तरफ एरो इस तरह मिल रहा है तो आपका वो कौन सी अपक्रिया भैया? उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। तो कह रहा है कि देखिए Na पे प्लस, फिर K है, प्लस K प्लस SO4 पे माइनस आयन, तो एक से अधिक मिल रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे धन आयन, यहाँ पे ऋण आयन। वही कह रहा है कि वह लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे NaKSO4 उत्क्रमणीय अपक्रिया हुई, Na पे प्लस हुआ, प्लस K प्लस, इसके बाद SO4 पे माइनस आयन होता है। यानी कि इसी को हम क्या कहेंगे भैया? इसी को हम कहते हैं मिश्रित लवण। चलिए इसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। अगले टॉपिक का नाम है द्विक लवण, यानी कि ये भी आपका लवण का वर्गीकरण ही है। चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं, केवल आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं द्विक लवण के बारे में क्या है ये। चलिए दोस्तों, आपको द्विक लवण के बारे में बताते हैं। द्विक लवण क्या है? देखिए क्या कह रहा है कि वह लवण, कह रहा है कि वह लवण जो अपने आयनों से टूट जाता है, जो अपने आयनों से टूट जाता है और जिसे पुनः क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है, ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। यानी कि वह लवण जो अपने आयनों से टूट जाता है और जिसमें पुनः क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। अगर वो टूटने के बाद किसके रूप में प्राप्त होगा भैया? क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। उस जो प्राप्त होगा, किया जाता है, उसे ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। यानी कि द्विक मतलब द्वि, यानी कि वही कह रहा है कि वह लवण जो अपने आयनों में क्या है? टूट जाता है और जिसे पुनः क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है, ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। कि क्या कहते हैं ऐसे लवण को? हम ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। जैसे देख लीजिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये आप लोग ये जानते हैं किसका सूत्र भैया? ये फिटकरी का सूत्र है। क्या किसका सूत्र है? ये फिटकरी का सूत्र है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये आपका फिटकरी का सूत्र है। तो कह रहा है, वही कह रहा है कि वह लवण जो अपने आयनों में टूट जाता है और जिसे पुनः क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है, ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। यानी कि ये जो फिटकरी है अपने आयनों के रूप में टूट गई है और ये क्या है? एक क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हुआ है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। या दूसरा क्या है? FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 6H2O। ये भैया आपका मोहर लवण होता है। ये क्या है? इसको कहते हैं मोहर लवण। तो मोहर लवण का सूत्र है FeSO4 इंटू NH4 उसका होल ट्वाइस और SO4 इंटू 6H2। ये आपका मोहर लवण है। ये भी क्या है कि ये आयनों के रूप में टूट जाता है, फिर ये क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं द्विक लवण। क्या कहेंगे इसी को? इसी को भैया हम कहते हैं द्विक लवण। एक बार फिर से देख लीजिए, वह लवण जो अपने आयनों
में टूट जाता है और जिसे पुनः क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है, ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं भैया? द्विक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं द्विक लवण, यानी कि K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये आपका फिटकरी का सूत्र है। ये आपका देखिए आयन के रूप में वियोजित हो गया है, टूट गया है और फिर ये क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हुआ है। इसी को हम कहते हैं द्विक लवण। आपको दिया रहेगा, जैसे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O, और आप विकल्प में दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा द्विक लवण होते हैं, द्विक लवण होता है। आपको ये ऑप्शन में ये दिया रहेगा, अगर ये दिया रहेगा तो ये नहीं दिया रहेगा, और अगर दोनों दिए रहेंगे तो आपको दिया रहेगा कि इनमें से ए और बी, अगर ये ए है और बी है तो कहेगा ए और बी दोनों, या फिर अगर एक दिया रहेगा तो आपको बाकी अलग दिया रहेगा। तो आप बड़े आराम से ही आप बहुविकल्पी का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, या आपका क्या है? ये आपका द्विक लवण है। चलिए भैया, आपका अगला हेडिंग है जिसका नाम है जटिल लवण। ये आपका लवण का वर्गीकरण का लास्ट वाला है। और आपका लवण का वर्गीकरण कितने प्रकार का हुआ था? 6 प्रकार का हुआ था। 3 पहले कल इसके पहले वाली वीडियो में बता दिए थे। इसके बाद वाली वीडियो में आपको हम बता रहे हैं कि जो लवण का वर्गीकरण है 5वां तक बता दिया, 6वां आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वीडियो में अंत तक बने रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। और मज़ा आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके आगे बारे में, जटिल लवण के बारे में क्या है। आया दोस्तों, आपकी अगली हेडिंग है जटिल लवण। ये किसका है? ये आपका लवण का लास्ट वाला वर्गीकरण है, यानी कि 6वां नंबर है जटिल लवण। इसे किसे कहते हैं? कह रहा है कि वह लवण जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जटिल लवण। जटिल मतलब होता है भैया कि कोई भी चीज़ हो, यानी कि वो बहुत आसानी से ना टूटे, बहुत आसानी से। जटिल मतलब होता है कठिन। तो वही कह रहा है कि वह लवण जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जटिल लवण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम क्या कहते हैं भैया? जटिल लवण कहते हैं। कह रहा है कि वह लवण जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जटिल लवण कहते हैं। जैसे क्या है? K4Fe का 4, तो ये इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम फेरिसाइनाइड, यानी कि K4Fe का 4 और इसे क्या कहते हैं हम? पोटेशियम फेरिसाइनाइड कहते हैं। फिर कह रहा है कि दूसरा क्या है? Na2FeNiHO, ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट क्लोराइड है। तो यही आपका जो है, ये सब इतने आसानी से क्या है भैया? अपने आयनों में वियोजित नहीं होते। ये लोग अपने आयन में इतने जल्दी वियोजित नहीं होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जटिल लवण कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को भैया हम कहते हैं जटिल लवण। क्या कहते हैं इन्हें हम? इन्हीं को हम क्या कहते हैं भैया? जटिल लवण कहते हैं। जटिल लवण क्या है? एक बार फिर से देख लीजिए। वह लवण जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जटिल लवण कहते हैं। जैसे K4Fe का 4, और इसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। और Na2FeNi का इंटू HO, इसे क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रे पेरोक्साइड। तो वही है आपका ये क्या भैया? यही आपका जटिल लवण है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। चलिए आपको इसके आगे आए दोस्तों, आपको हम बताते हैं पीएच मान के बारे में। आपकी पीएच मान आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और अगले दिन आपको हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए बताते हैं आपको पीएच मान के बारे में। कह रहा है कि डेनिस के रसायनज्ञ ने सन 1909 ईस्वी में पीएच मान की खोज की थी। कौन किया था? कहाँ के वैज्ञानिक ने? डेनिस के रसायनज्ञ ने सन 1909 ईस्वी में पीएच मान की खोज की थी। पीएच मान यानी कि पीएच के मान के खोजकर्ता सोरेनेसन को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? सोरेनेसन को कहते हैं। यानी कि पीएच मान के खोजकर्ता कौन है? सोरेनेसन को कहते हैं। इनके अनुसार, जब जैसे आपको इनके अनुसार लिखा जाएगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। कह किसी बिलियन का पीएच मान वह संख्या 10 की है, वह ऋणात्मक घात होती है जो उसके हाइड्रोजन आयन, कह रहा है कि उसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। वही कह रहा है कि जो 10 है वो क्या होगा? 10 की वह ऋणात्मक घात होती है कि जो उसके बिलियन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। किसके? जो हाइड्रोजन आयन की घात जो ऋणात्मक होगी, उसी के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। कौन प्रदर्शित करता है? पीएच मान। एक बार फिर से देख लीजिए। डेनिस के रसायनज्ञ ने सन 1909 ईस्वी में पीएच मान की खोज की थी। पीएच मान के खोजकर्ता सोरेनेसन
को कहते हैं? इनके अनुसार, कह रहा है इनके अनुसार किसी विलयन का पीएच मान व संख्या 10 की वह ऋणात्मक घात होती है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन को के सांद्रता को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। किसकी सांद्रता को? एच यानी कि हाइड्रोजन के यानी कि H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। जैसे सूत्र लिख लीजिए, H+ आयन बराबर 10⁻10 H क्या है? H+ आयन बराबर 10⁻10 H। यही आपका फार्मूला है। आगे आपको इसके बारे में बताते हैं, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ये दोस्तों आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि H+ आयन वाला 10⁻- pH, वहाँ पे हम 10 बता देते, वो गलती से निकल गया था भैया, यहाँ पे 10⁻10 pH है। कह रहा है H+ आयन बराबर 10⁻10 pH। कह रहा है दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, कह रहा है कि दोनों पक्षों में हम क्या कर लें? लॉग लेने पर। तो जब यहाँ पे log 10 की पावर H+ आयन बराबर log 10 की पावर -10 pH हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये देखिए, जो जैसे आपको लॉग में लिया रहता है कि जैसे कि आपका घात रहता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका घात रहेगा। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि H+ आयन बराबर 10⁻10 pH। कह रहा है कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग ले लीजिए, log 10 बेस H+ आयन इक्वल टू log 10 बेस 10⁻- pH। तो जैसे आपका लॉग में अगर घातों के ऊपर घात रहता है, जो घात रहती है वो आगे चली जाती है, log 10 + 10 की पावर H+ आयन इक्वल टू, ये आपका आगे चला आएगा -pH log 10 बेस 10। और 10 बेस 10 यहीं पे लिख लीजिएगा, चूँकि log 10 बेस 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? चूँकि log 10 बेस 10 का मान 1 होता है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा log 10 बेस H+ आयन इक्वल टू -pH गुणे में log 10 बेस 10 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका मान 1 हो गया, log 10 बेस 10 का मान 1 हो गया, तो log H+ आयन बराबर -pH गुणे में 1 कर दिए। तो चलिए, कह रहा है कि log 10 बेस H+ आयन इक्वल टू किसी संख्या में 1 से गुणा होती है वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? log 10 बेस 10 का मान कितना हो गया प्राप्त भैया? कि log 10 बेस H+ का मान कितना प्राप्त हो गया? -pH प्राप्त हो गया। चलिए आपको आगे बताते हैं। देखिए, तो हमें क्या ज्ञात करना? हमें pH ज्ञात करना भैया। तो pH जब हम ज्ञात करेंगे तो pH को रोक लीजिए, pH माइनस में इधर हो जाएगा log, लिख सकते हैं इधर log 10 बेस H+ आयन, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना? चलें आगे। चलिए, कह रहा है कि इधर देखिए माइनस है, इधर -1 का क्या, इधर गुणा उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, pH इक्वल टू हो जाएगा log 10 बेस H+ आयन। तो ध्यान दीजिएगा, log 10 बेस H+ आयन हो गया, तो pH बराबर, सॉरी बटे में -1 होगा, तो ये pH बराबर हो जाएगा -log 10 बेस H+ आयन। यही आपका भैया pH मान प्राप्त हुआ। आपका कहाँ से प्राप्त हुआ हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि H+ आयन बराबर 10 की पावर -pH। तो कह रहा है कि दोनों पक्षों में log लेने पर, जब दोनों पक्षों में log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि log 10 बेस H+ आयन हो जाएगा, यहाँ पे ये लगा दीजिएगा, H+ आयन हो जाएगा बराबर log 10 बेस 10 की पावर -pH हो जाएगा। तो जब log में घात के ऊपर घात रहता है तो घात आपकी आगे आ जाती है। तो आपकी घात देखिए, यहाँ पे जो ये घात थी आ गई pH में हो गई, तो log 10 बेस H+ आयन बराबर -pH हो गया। log 10 बेस 10 का मान आपका हमने अभी बताया, यहाँ पे 1 होता है, तो वही हमने मान लिया कि यहाँ पे रख दिया। तो किसी संख्या में 1 से गुणा करने पे उसका मान वही प्राप्त होता है। तो आपका प्राप्त हो गया log 10 बेस H+ आयन इक्वल टू -pH प्राप्त हो गया। तो हम लिख सकते हैं -pH इक्वल टू log 10 बेस H+ आयन। तो इधर देखिए, एक इधर माइनस कर सकते हैं, तो इधर मान लीजिए 1 का गुणा है pH में, इधर भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका pH बराबर -log 10 बेस H+ आयन। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए दोस्तों, आपका वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आपसे वीडियो खत्म होने से पहले आपसे एक बात कहूँगा, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।